नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो 1997 तक की कहानी हम तेलगी की समझ चुके थे कि उसके जो नकली स्टाम्प हैं वह पकड़े जाते हैं और उसको पुलिस पकड़ लेती है और 1997 में वह पुलिस से किसी तरीके से छूट जाता है, परंतु उसका वेंडर लाइसेंस है वह निरस्त कर दिया जाता है। अब इसको एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि जो नकली स्टाम्प पेपर हैं उनको बेचने में आज नहीं तो कल इसको परमानेंटली जेल जाना पड़ सकता है। तब इसके दिमाग में एक चीज़ आई कि नकली स्टाम्प पेपरों को असली स्टाम्प पेपर्स में कैसे बदला जाए। अच्छा, उससे पहले हम ये चीज समझते हैं कि जो स्टाम्प पेपर होते हैं उनकी छपाई होती कहाँ पे है। तो नासिक में सरकार द्वारा इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में स्टाम्प पेपरों की छपाई होती है और नासिक में छपाई होने के बाद वहां से इन स्टाम्पों को देश के अलग अलग वेंडरों के पास पहुंचा दिया जाता है। तो सरकार द्वारा नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में इसकी छपाई की जाती है और फिर अलग अलग देश के कोनों में वेंडरों के पास पहुंचाई जाती है। अब नासिक की जो सिक्योरिटी प्रेस है उसमें जो यूज हो रही मशीनें हैं वह जब पुरानी हो जाती हैं या फिर खराब हो जाती हैं तो उनको डिसमेंटल करके उनके पुर्जों को अलग अलग करके उनको नीलाम करके बेच दिया जाता है। तो इस चीज को तेलगी जो है वह पकड़ लेता है। वह आईएसपी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के डिप्टी मैनेजर गंगा प्रकाश को रिश्वत खिलाता है और उसको अपनी तरफ कर लेता है। तब इसके बाद 1998 के समय में गंगा प्रकाश जो था डिप्टी मैनेजर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का, वह तेलगी के ही आदमियों को इन मशीनों को नीलामी में बेच देता है। लेकिन इन मशीनों को डिसमेंटल करके बेचना चाहिए, तो इसके अलावा वह इन मशीनों को डिसमेंटल किए बिना ही तेलगी को पकड़ा देता है। तो तेलगी के पास आईएसपी में जो मशीनें यूज होती हैं बिल्कुल वैसी की वैसी मशीनें तेलगी के पास आ जाती हैं। और इसी के साथ गंगा प्रकाश की वजह से इसको इंक वगैरह या फिर जो स्टाम्प पेपर्स के ओरिजिनल पेपर होते हैं उसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी चीजें गंगा प्रकाश के माध्यम से तेलगी को प्राप्त होने लगती है। अब तेलगी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के समानांतर ही एक अपनी प्रेस शुरू करने लगता है जिससे वह आगे स्टाम्प पेपरों की छपाई करके देश में बेचने वाला था। अब तेलगी ने एक बहुत बड़ी टीम, लगभग 300 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी और उनको अपनी टीम में रखा। अब वह करता क्या था कि जो उसका मुंबई, पुणे और नासिक 3 जगह उसने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से ली हुई मशीनों को स्थापित किया और इस जगह वह स्टाम्प पेपरों की छपाई करने लगा। इसके बाद वह अपनी टीम की मदद से उनको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में पहुंचाता था और इसके बाद वह जो वेंडर्स थे उनको 20 से 30% डिस्काउंट देता था, जिसकी वजह से उसके स्टाम्प पेपरों को अधिकांश वेंडर खरीदने लगे। इस तरीके से उसने पूरा नेटवर्क बना लिया और अपनी टीमों के द्वारा उनको क्रियान्वयन लागू कर दिया। अब ऐसा करते हुए इसका बिजनेस बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो कर रहा था और यह कई करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा था, कई करोड़ों रुपए कमा रहा था। उस वजह से वह पुलिस को और उस समय के बड़े नेताओं को घूस दे रहा था, पार्टी डोनेशन दे रहा था, जिसकी वजह से वह ना तो पकड़ा जा रहा था ना ही उस पर कोई कार्रवाई की जा रही थी। इस तरीके से उसका यह बिजनेस 2-3 सालों तक लगातार चलता रहता है बिना किसी रोक टोक के। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद वह एक डांस बार में किसी डांस गर्ल के ऊपर 90 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए उड़ा देता है। अब यह खबर उस समय फैल जाती है क्योंकि 90 लाख रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। 90 लाख का मतलब था कि उस समय 90 लाख रुपए में 20 किलोग्राम सोने को आप खरीद सकते थे। तो 20 किलोग्राम सोने की मूल्य के बराबर 90 लाख रुपए थे। तो यह बहुत बड़ी रकम थी, जिस वजह से इसकी जानकारी आसपास फैल गई और कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इस पर नजर रखने लगे। अब दूसरी तरफ सरकार यह सोच रही थी कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में छपने वाले स्टाम्प पेपरों की बिक्री लगातार घटती जा रही थी, जिस वजह से सरकार सदमे में थी। अब आगे चलकर 19 अगस्त 2000 को इसके बेंगलोर के एक ऑफिस में छापा पड़ता है और 10 करोड़ के लगभग स्टाम्प पुलिस द्वारा बरामद किए जाते हैं, जिस वजह से पुलिस इस पर लगातार निगरानी रख रही थी। अब पुलिस की जो मदद है वह जयंत तिनेकर नाम का एक व्यक्ति करता है। जयंत तिनेकर तेलगी के ही गांव का था, खानापुर गांव का ही जयंत तिनेकर भी था। और तेलगी जो है वह इतने कम समय में इतना बड़ा आदमी बन गया था, तो इस चीज को तिनेकर जो है नोटिस कर रहा था और वह समझ रहा था कि तेलगी लगातार किसी नंबर 2 के काम में इतना सारा पैसा कमा रहा था, जिस वजह से जयंत तिनेकर ने तेलगी के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और इसके बाद उसने पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन दी कि तेलगी जो है अजमेर शरीफ की दरगाह पर गया हुआ है। तब बेंगलोर पुलिस ने 7 नवंबर 2001 को अजमेर शरीफ से तेलगी को गिरफ्तार कर लिया। अब तेलगी गिरफ्तार होते ही 10 जून 2002 को उसके एक और ऑफिस पर छापा पड़ता है और उसके 130 करोड़ के स्टाम्प पेपरों को बरामद किया जाता है।
अब यह स्टाम्प पेपर्स वैसे तो दिखने में असली होते थे, परंतु इसको सरकार के तरफ से ISP या इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से खरीदा गया है। इसकी कोई जानकारी या इसका कोई रिसोर्स, रसीद वगैरह तेलगी पुलिस को नहीं दिखा पाता है, जिस वजह से इन स्टाम्पों को फर्जी या नकली माना जाता है। तो 2002 को 130 करोड़ के स्टाम्प पेपर्स पुलिस तेलगी का गिरफ्तार करता है। इसके साथ साथ पुलिस को एक चिट्ठी भी मिलती है, और वह चिट्ठी 1998 में लिखी गई थी। वह चिट्ठी थी राम जेठमलानी की। राम जेठमलानी जो कि फेमस वकील है और उस समय भाजपा शासन में मंत्री के पद पर थे। इन्होंने यह चिट्ठी यशवंत सिन्हा जो कि भाजपा सरकार में वित्त मंत्री थे उनको लिखी थी। अब यह चिट्ठी यशवंत सिन्हा को उन्होंने लिखी थी। गंगा प्रकाश जो कि डिप्टी मैनेजर था इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का, उसको जनरल मैनेजर बनाने की सिफारिश की गई थी राम जेठमलानी द्वारा। अब राम जेठमलानी ने बाद में यह बताया कि यह चिट्ठी अनिल गोटे ने उनको लिखने के लिए मजबूर किया था। और अनिल गोटे आप समझ सकते हैं कि किसके कहने पर अनिल गोटे ने राम जेठमलानी को यह बोला होगा, क्योंकि गंगा प्रकाश ही वह व्यक्ति था जो तेलगी को इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में हर तरीके से फायदा पहुंचा रहा था, और इसका जनरल मैनेजर के पद पर पहुंचना तेलगी के लिए बहुत ही बड़ा लाभदायक था। अब दूसरी तरफ सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि यह मामला बाहर आ रहा था, और सरकार पर दबाव बढ़ने के साथ साथ सरकार ने उस समय SIT का गठन कर दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब बेंगलोर पुलिस ने तेलगी को अजमेर से गिरफ्तार करके बेंगलोर सेंट्रल जेल में रखा हुआ था, लेकिन यहाँ रहने के बावजूद तेलगी अपने बिजनेस को लगातार चला रहा था, क्योंकि वह बेंगलोर सेंट्रल जेल के बड़े पुलिस अधिकारियों को पैसों से खरीद चुका था और वहीं पे बैठ के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। अब दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच तेलगी को एक हत्या के केस में बेंगलोर सेंट्रल जेल से मुंबई लाती है। अब यह हत्या थी क्रिस्टोफर भट्टी की। क्रिस्टोफर भट्टी दरअसल तेलगी का ही एक आदमी था। क्रिस्टोफर भट्टी ने कुछ समय पहले तेलगी के 1.5 लाख रुपए चोरी करके भागने की कोशिश की थी, तो उस वजह से तेलगी ने इसको पकड़कर इसकी हत्या कर दी और मुंबई के समुद्र में इसको फेंक दिया। अब उस समय पुलिस को इसकी लाश तो मिली थी, परंतु इसका कोई एविडेंस नहीं था कि यह लाश किसकी है, तो इस वजह से पुलिस ने इस केस को दबा दिया। परंतु कुछ समय बाद जब तेलगी पर केस चलने लगे थे, तो तेलगी के कुछ आदमियों ने इस हत्या का खुलासा किया, जिस वजह से यह केस फिर से मुंबई पुलिस के हाथ में आ गया और अब तेलगी मुंबई की जेल में आ चुका था। लेकिन मुंबई में दिलीप कामत जो कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, तेलगी के और दिलीप कामत की पहले से दोस्ती चल रही थी और दोनों की इस स्टैम्प पेपर के घोटाले में भी सांठगांठ चलती थी। तो इस वजह से तेलगी मुंबई सेंट्रल जेल में भी रहते हुए अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा रहा था। यहाँ पे भी इसको कोई रोक टोक नहीं थी। अब होता क्या है कि मुंबई SIT, महाराष्ट्र SIT और कर्नाटक SIT कुछ समय बाद तेलगी के घर पर छापा मारती है। अब तेलगी जेल में था और उसका घर लॉक होना चाहिए था, प्रॉपर सील होना चाहिए था, परंतु मुंबई SIT और कर्नाटक SIT देखती है कि तेलगी के घर पर तेलगी खुद वहां पर बैठा हुआ है और पुलिस वाले उसकी सेवा कर रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए SIT बड़ी दंग रह जाती है। जब यह खबर बाहर आती है तब मुंबई पुलिस पर बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं। तब मुंबई पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश करती है। इसके बाद SIT जो तेलगी का जितना भी घोटाला है, इसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रेस के जरिए उसने स्टाम्प पेपरों की छपाई करके जितना भी पैसा कमाया है, जितना भी घोटाला किया है, और उसके साथ तेलगी के साथ पुलिस की जितनी भी सांठगांठ है, उन सब पर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करके SIT ने अपने सीनियर लेवल पर उसको भेज दिया, परंतु यह रिपोर्ट ना ही इस पर कोई अमल हुआ, ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई और यह रिपोर्ट दब गई। लेकिन होता क्या है कि आगे चलकर NDTV के पत्रकार संजय सिंह को यह रिपोर्ट मिल जाती है और वह निडर पत्रकारिता का परिचय देते हुए 14 अप्रैल 2003 को इस रिपोर्ट को NDTV में प्रकाशित कर देते हैं। जब यह रिपोर्ट टीवी पर प्रकाशित की जाती है तो हर एक व्यक्ति को इस घोटाले की जानकारी लगने लगती है और यह मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। उसके बाद अन्ना हजारे जो समाज सेवी है, उन्होंने भी इस रिपोर्ट के आधार पर 10 जून 2003 को मुंबई हाई कोर्ट में एक PIL दायर कर दी। इसके बाद यह केस पूरा CBI को सौंप दिया गया और इसके बाद इस केस में लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। 29 जून 2003 को अनिल गोटे और कृष्णा यादव जो कि MLA थे उस समय, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल कृष्णा यादव और तेलगी के बीच एक रिकॉर्डिंग पुलिस को बरामद हुई थी। इस रिकॉर्डिंग में कृष्णा यादव तेलगी से 2 करोड़ की डिमांड करते हुए पाया गया था, जिस वजह से कृष्णा यादव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर RS शर्मा, मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड श्रीधर वगैरह, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद मोपलवार जो कि इस केस में दोषी था, और इसके अलावा गंगा प्रकाश जो कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का जनरल मैनेजर बन चुका था, तो उन लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे जाकर तेलगी को अलग अलग केसों में और क्रिस्टोफर भट्टी की हत्या के मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। 30 वर्ष की सजा के साथ ही तेलगी के काले कारनामों का अंत हो जाता है। लेकिन दूसरी सोचने वाली बात यह थी
कि इसके जो नकली स्टाम्प पेपर्स थे वह नकली सिद्ध हो चुके थे, लेकिन उस स्टाम्प पेपर्स के थ्रू कई शपथ पत्र, कई एग्रीमेंट और कई रजिस्ट्रियां जो थी वह भी क्या नकली थी क्या। तो इस चीज को सरकार ने बताया, क्योंकि यह देख पाना कि कौन कौन से नकली स्टाम्प पेपर्स हैं, इनको छानबीन कर पाना यह लगभग असंभव कार्य है। तब इसके द्वारा जितने भी स्टाम्प पेपर्स नकली बेचे गए थे वह सब लीगल मानकर सरकार ने उनको जारी रखा, उनको निरस्त नहीं किया। अब इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब तेलगी के नार्को टेस्ट का एक वीडियो वायरल होता है, बाहर निकलता है। Politicians are the backbone of the business. इस नार्को टेस्ट में तेलगी ने शरद पवार और छगन भुजबल जैसे नेताओं से अपने तालमेल की बात बोली और यह कबूला कि शरद पवार और छगन भुजबल जैसे नेताओं ने मेरी मदद की है। Those politicians? Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal. परंतु कुछ समय बाद इन नेताओं ने बाहर निकलकर यह बताया कि यह सब झूठ है और तेलगी जो है वह घपला कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और तेलगी ने भी आगे चलकर अपने इस नार्को टेस्ट की बात को अस्वीकार कर दिया और बोला कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो यह बात दब गई और इसके बाद इस केस में ना ही कोई बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ही कोई बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां देखने को मिली। और अंत में 26 अक्टूबर 2017 को तेलगी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से जेल में ही तेलगी की मौत हो जाती है और इसकी कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इस स्कैम की वजह से हमें एक चीज तो मालूम पड़ती है कि कोई भी कितना भी छोटा स्कैम हो या बड़ा स्कैम हो, वह उस जगह के स्थानीय नेताओं द्वारा या फिर अधिकारियों द्वारा अगर संलिप्तता नहीं है उसमें, तो वह स्कैम जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई स्कैम बड़ा तभी बनता है जब उसमें किसी बड़े राजनेता या फिर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता होती है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।